मेडिकोज, वेलकम टू नर्सिंग पीडिया। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर्स विच इज़ क्रोनिक साइनोसाइटिस एंड साइनोसाइटिस के बारे में बताया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग राइनाइटिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही थर्ड डिसऑर्डर है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो राइनाइटिस होता क्या है? राइनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जब आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज़ की, जब उसके अंदर इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हिस्टामिन्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो फर्दर फिर इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं आपकी बॉडी में। सो उस कंडीशन को हम लोग राइनाइटिस बोलते हैं। ठीक है, सो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। So rhinitis is a reaction that occurs in the eyes, nose and throat when airborne infection or irritants, that is allergens, trigger the release of histamines। यानी कि क्या होता है कि rhinitis एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपके आइज़ में, नोज़ में और थ्रोट में होती है। कब होती है? जब कोई भी एयरबोर्न इन्फेक्शन या फिर इरिटेंट आपके बॉडी में एंटर कर जाता है और उसकी वजह से हिस्टामिन्स रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर हिस्टामिन्स क्या कॉज करते हैं? हिस्टामिन्स फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ठीक है, आपके नेज़ल को इची बना देते हैं, बहुत ज़्यादा स्नीज़ होने लग जाती है बहुत ज़्यादा पेशेंट को। ठीक है, और नेज़ल ब्लॉकेज भी हो जाती है कई बार तो। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस जब अकर होती हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं राइनाइटिस। ठीक है, या फिर हम क्या कैसे पढ़ सकते हैं राइनाइटिस को कि राइनाइटिस इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज़। यानी कि जब आपकी जो नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन और इरिटेशन होने लग जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? राइनाइटिस बोलते हैं। जिसकी वजह से आपको स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है, आपके साइनसिस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई भी लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, सो राइनाइटिस जो है वो एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। अगर ज़्यादा टाइम तक अगर उसे ट्रीट नहीं किया जाए एक्यूट कंडीशन में तो वो क्रोनिक भी हो सकता है। और राइनाइटिस जो है वो एलर्जिक भी हो सकता है और नॉन एलर्जिक भी हो सकता है। यानी कि एलर्जेंस की वजह से भी हो सकता है या फिर किसी मेडिकेशन वगैरह यानी कि नॉन एलर्जिक रिएक्शन या फिर राइनाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी को क्या होती है? पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी डिजीज़ किस तरह से हुआ है, क्या उसका पाथवे रहा है होने का। ठीक है, वो पर्टिकुलर डिजीज़ होने का। ठीक है, सो राइनाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए कोई भी एलर्जन है या फिर कोई भी मेडिकेशन आपने ली जिसकी वजह से आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हुआ। ठीक है, या फिर एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर हुआ या फिर कोई भी कंडीशन है जिसकी वजह से, इन दोनों में से कुछ भी कंडीशन की वजह से लेट्स से कि आपकी बॉडी में रिएक्शन हो गया है। ठीक है, फिर पेशेंट की बॉडी में रिएक्शन हो गया है। जब ऐसा हो जाएगा तो उसकी जो बॉडी है, पेशेंट की जो बॉडी है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की फॉर्म में हिस्टामिन्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी। या तो वो इमीडिएटली करेगी या फिर कुछ टाइम के बाद वो ऐसा करेगी। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मीडिएटर्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी विच इज़ हिस्टामिन ट्रिप्टेज। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो पेशेंट की जो म्यूकस सिक्रीशंस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। अब अगर म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, नेज़ल कंजेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर नेज़ल कंजेशन हो गया तो उसकी वजह से क्या फील होगा? पेशेंट को प्रेशर फील होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? राइनाइटिस की कंडीशन अकर हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट आता है, हम कॉजेज़ की बात करते हैं, यानी कि ऐसे क्या क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से जो राइनाइटिस की कंडीशन है वो अकर हो रही है पेशेंट के अंदर। ठीक है, सो कंडीशन इज़ लाइक कि पेशेंट मतलब पोलन ग्रेन्स ऑफ बाय ट्रीज़, ग्रास एंड वीड्स। यानी कि पोलन ग्रेन्स कोई भी ट्रीज़ से या फिर ग्रास से या फिर वीड से कोई भी पोलन ग्रे रिलीज़ हो रहा है जो कि हमने इनहेल किया और हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, जिसकी वजह से हमें एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, यानी कि हे फीवर भी हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो हो गया हमें। या फिर डस्ट माइट्स। ठीक है, यानी कि जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स, अगर वो हवा में अगर हो रहे थे तो हमने उनको इनहेल कर लिया तो वो भी एक एलर्जन की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा? राइनाइटिस होने के चांसेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मोल्ड। ये यहाँ पर मोल्ड है। ठीक है, MOLD मोल्ड। मोल्ड क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ पैरासाइट्स होता है या फिर हम कह सकते हैं फंगाई। ठीक है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे कॉटन की ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, कॉटन की ग्रोथ कोज करता है। ठीक है, सो समहाउ अगर हम उसको इनहेल कर लेते हैं या फिर हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर कर जाते हैं तो वो भी हमें एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करवा सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कॉकरोच वेस्ट। कॉकरोच वेस्ट क्या होता है? सो कॉकरोचेस में क्या होता है कि सलाइवा हो गया या फिर उनकी फिशेस हो गई या फिर उनका कोई भी बॉडी पार्ट की शेडिंग हो रही है, सो वो क्या करते हैं, वो कॉकरोचेस का वो वेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, वो कॉकरोचेस का वेस्ट होता है जिसकी वजह से हमें एस्थमा या फिर एलर्जिक लाइक कंडीशंस जो है हमारी बॉडी के अंदर हो जाती हैं, ठीक है। ये इसमें जो इसके एलर्जेंस होते हैं ना, वो डस्ट माइट्स की तरह, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना छोटे छोटे, उनकी तरह एक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम उन्हें इनहेल कर लें तो हमारे जो सिम्टम्स जो हमें पहले से आ रहे थे या फिर नहीं भी आ रहे थे वो और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भी हमें राइनाइटिस की कंडीशन अकर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर क्या होता है कि बेटा जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होते हैं, छोटी छोटी टाइनी टाइनी फ्लेक्स होती हैं, ठीक है, उनकी स्किन के ऊपर। तो उनकी स्किन के ऊपर से जब वो टाइनी टाइनी फ्लेक्स जो होती है जब वो शेड करने लग जाती है तो उसको हम लोग डेंडर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में डेंड्रफ होता है ना, सो उसी तरह से एनिमल्स में डेंडर होता है, ठीक है। सो ये जो डेंडर होता है अलॉन्ग विद द प्रोटीन्स फ्रॉम द सलाइवा एंड अदर फ्लूइड्स जो भी एनिमल की स्किन पे प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से वो ह्यूमंस के अंदर एलर्जीज कॉज कर देते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी फ्यूम्स या फिर ऑर्डर्स है जो कि आप जिसके कांटेक्ट में आप लोग आ रहे हो, ठीक है, मतलब पेशेंट आ रहा है, टेम्परेचर, अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको टेम्परेचर यानी कि कभी सर्दी हुई या फिर गर्मी, जैसे एकदम से जब सर्दी से गर्मी वाला मौसम आने लग रहा होता है धीरे धीरे, तो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा होता है लोगों को कि बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने लग जाती है उन्हें, ठीक है, कोल्ड हो जाता है। सो इस तरह की कंडीशन कई बार होने लग जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर की वजह से या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से या फिर एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो वेरी कॉमन कॉज है राइनाइटिस का। सो ये सारे कुछ कॉजेज़ है जिनकी वजह से राइनाइटिस जो है वो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं। सो साइन एंड सिम्टम्स में हम बात करते हैं पहले अर्ली साइन एंड सिम्टम्स की, ठीक है। सो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या है कि आपके नोज़ में, आपके माउथ में या फिर आपकी आइज़ में, थ्रोट में आपको बहुत ज़्यादा इचनेस फील होने लग जाएगी, फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचनेस फील होने लग जाएगी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफिंग होगा, पेशेंट की आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वाटरी और इची हो जाएंगी, रनी नोज़ होगा, ठीक है। और क्या होगा, अ थिन क्लियर पोस्ट नेज़ल ड्रिप दैट मे कोज अ सोर थ्रोट। इसका मतलब क्या है कि कई बार हमें ऐसा फील होता है ना कि हमारे गले में एक पतली सी मतलब थिन सी कोई ड्रिप सी अगर गले हमारे थ्रोट में आ गए, जिसको हम इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं पर वो होती नहीं, वो वहीं पर ही स्टक हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की जो सिम्टम्स है वो आ सकते हैं पेशेंट में। या फिर उसको बार बार स्नीजिंग हो रही है और स्पेशली जब वो मॉर्निंग में उठता है तो मॉर्निंग आवर्स में उसको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है। कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है ना कि हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग कंटिन्यूअसली स्नीज करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद जब टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता है तो हम नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर ऐसा कंटिन्यूअसली अगर हो रहा है काफ़ी टाइम से तो वो राइनाइटिस के लिए राइनाइटिस का सिम्टम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेटेस्ट सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो पेशेंट को स्टफ़ी नोज़ हो सकता है बाद में, ठीक है, हेडेक हो सकता है, फटीग या इरिटेबिलिटी हो सकती है, ब्लॉक्ड ईयर्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारा नेज़ोफेरिंक्स होता है वो ऑडिटरी कैनाल से भी अटैच होता है, ठीक है। तो ब्लॉक्ड ईयर्स हो सकते हैं, देन सेंस ऑफ स्मेल डिक्रीज हो सकती है, स्वेलोन या फिर पफी आईलिड्स हो सकते हैं, डार्क सर्कल्स हो सकते हैं अंडर द आई, ठीक है, इचनेस हो सकती है नोज़ में, आइज़ में, हाइव्स हो सकते हैं, ठीक है। हाइव्स क्या होता है बेटा, हाइव्स जो होता है ना, हाइव्स एक एलर्जिक रिएक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। क्या होता है, एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, यानी कि रैशेस जो है ना कई बार वो आने लग जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। मतलब बेसिक जब ये कंडीशन अकर होती है ना, यानी कि जब एलर्जिक रिएक्शन अकर होती है ना, तो उसके बाद फिर हिस्टामिन्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी का ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। देन सोर थ्रोट हो सकता है। सो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट के अंदर, राइनाइटिस के पेशेंट के अंदर आ सकते हैं, पहले भी और बाद में भी, ठीक है। अब मान लीजिए ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, अब हम श्योरिटी कैसे करें कि यही राइनाइटिस ही है पेशेंट को। तो उसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस करेंगे, है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेज़ल एंडोस्कोपी करेंगे। सो नेज़ल एंडोस्कोपी क्या होता है बेटा, ये एक प्रोसीजर होता है जो कि हमारे नेज़ल को और हमारे साइनसेस को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली एंडोस्कोप की हेल्प से होता है। एंडोस्कोप क्या होता है, एक थिन सी ना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके आगे एक टाइनी सा कैमरा लगा हुआ होता है, छोटा सा कैमरा और लाइट लगी होती है, फिर जिसको हम लोग नेज़ल पैसेजेस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं और फिर हम वहाँ से हम अपने साइनसेस जो होता है ना, साइनसेस को और हमारे नेज़ल पैसेजेस को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ नेज़ल एंडोस्कोपी। देन हम इमेजिंग स्टडीज़ कर सकते हैं, यानी कि
चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, ठीक है, MRI CT स्कैन करवा सकते हैं अगर नीड लगती है तो, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई है तो, ठीक है। देन नेज़ल एंड साइनस कल्चर करवा सकते हैं, एक्सरेज करवा सकते हैं, या फिर हम स्टेरॉयड नेज़ल स्प्रेज ये भी हम लोग दे सकते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से हमें पता चल सके। फॉर एग्जांपल बिकैलोमेथाजोन, बेडिसोनाइड, फ्लूनिसोलाइड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं नेज़ल स्टेरॉयड नेज़ल स्प्रेज के, ठीक है। सो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि हम करवा सकते हैं राइनाइटिस के पेशेंट के अंदर, ठीक है, ताकि कंफर्म हो सके कि पेशेंट जो है राइनाइटिस से ही सफ़र कर रहा है। अब पेशेंट जो है, अब हम कंफर्म हो चुके हैं कि पेशेंट को राइनाइटिस ही है, तो हम क्या मैनेजमेंट करेंगे? सबसे पहले हम मेडिकेशंस देने की ट्राई करेंगे कि भाई वो मेडिकेशन से ही ठीक हो जाए। अगर नहीं होता है तब हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या देंगे? हम पेशेंट को एंटीहिस्टामिन्स देंगे, जो कि क्या करेगा? एंटीहिस्टामिन्स, हिस्टामिन्स मतलब रिलीज़ होना, हिस्टामिन्स रिलीज़ हो रहे हैं, एंटीहिस्टामिन्स जो कि हिस्टामिन्स के रिलीज़ को स्टॉप करवाएंगे, ब्लॉक करवाएंगे हिस्टामिन्स के रिलीज़ को, ठीक है। ये मेडिकेशंस जो होती है, अगर एक्सपोजर हो यानी कि हिस्टामिन्स रिलीज़ अगर हम उससे पहले अगर पेशेंट को दे दें तो फिर उससे ब्लॉकेज ही हो जाएगी, हिस्टामिन्स रिलीज़ ही नहीं होंगे और इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, अगर मान लो पेशेंट को अर्ली सिम्टम्स में अगर वो डॉक्टर के पास चला जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर एग्जांपल सिडेटिंग, या फिर हम फर्स्ट जनरेशन मेडिकेशंस जिनको बोलते हैं, तो वो कौन कौन सी है? डाइफेनहाइड्रामाइन, क्लेमिस्टाइन, क्लोरफेनरामाइन, ठीक है। या फिर नॉन सिडेटिंग या फिर सेकंड जनरेशन कौन सी है? लोरोटाडीन या फिर सिट्राजिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग पेशेंट को डीकंजेस्टेंट स्प्रेज दे सकते हैं, यानी कि अगर पेशेंट को नेज़ल कंजेशन हो रहा है तब हम पेशेंट को डीकंजेस्टेंट स्प्रेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीमेटाजोलिन एज एफ्रीन, ठीक है, फिनाइल एफ्रीन लाइक नियोसिनेफ्रीन, ठीक है। देन हम पेशेंट को ओरल डीकंजेस्टेंट्स भी दे सकते हैं, जो कि क्या करेंगे? जो भी साइनस और नेज़ल टिश्यूज़ के अंदर स्वेलिंग आई है उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। हम ब्रीदिंग को भी इम्प्रूव करवाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन को भी डिक्रीज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल सूडाफेड, ठीक है, वो बहुत कॉमन है सूडाफेड, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है क्रोमोलाइन सोडियम, जिसको हम लोग नेज़ोलिरम भी बोलते हैं। ये एक स्प्रे होती है जो कि हिस्टामिन्स के रिलीज़ को प्रिवेंट करती है और जो एलर्जिक सेल्स होते हैं उनको स्टेबलाइज करती है, ठीक है। देन आता है मोंटेलुकास्ट। सो मोंटेलुकास्ट जो होता है वो एक एजेंट होता है जो कि एंटी हिस्टामिन्स की तरह ही एक्ट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इप्राट्रोपियम, जिसको हम लोग एट्रोवेंट नेज़े भी बोलते हैं। सो ये नेज़ल स्प्रेस की तरह यूज़ करते हैं, जो कि आपकी जो नेज़ल ड्रेनेजेस होती है ना उनको कंट्रोल करता है बाय मीडिएटिंग योर न्यूरल पाथवेज, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है म्यूकस थिनिंग एजेंट्स। म्यूकस थिनिंग एजेंट्स क्या करेंगे? आपके म्यूकस को बहुत ज़्यादा थिन करेंगे और उनको लेस स्टिकी बनाएंगे ताकि वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी आपके नोज़ और थ्रोट के अंदर जो भी पुलिंग बैक हो रही है सिक्रीशंस, उनको भी प्रिवेंट करेंगे कि वापस वो पुल बैक ना हो सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुआफेनिसिन, दैट इज़ ह्यूमिबिड एंड फेनिसिन, ठीक है। नेक्स्ट हम पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी देंगे। इम्यूनोथेरेपी क्या होता है बेटा? इम्यूनोथेरेपी जैसे कि मान लो कोई भी जो राइनाइटिस की कंडीशन अगर वो किसी एलर्जन की वजह से हुई है, ठीक है, किसी एलर्जन की वजह से हुई है, तो हम पेशेंट को फिर एलर्जिक शॉट्स यानी कि इम्यूनोथेरेपी देते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी का रिएक्शन है टू द पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलर्जन वो रिड्यूस हो जाएगा और जो भी उसकी कंडीशन है वो भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सो सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है? सर्जिकल मैनेजमेंट हम करते हैं एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी हम करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो आपके नेज़ल ब्लॉकेजेस होती है ना उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रोसीजर टू रिमूव योर नेज़ल ब्लॉकेजेस, ठीक है। जो नेज़ल ब्लॉकेजेस उसकी वजह से आपको बहुत पेन भी हो सकता है, मतलब पेशेंट को बहुत पेन भी हो सकता है, उसको ड्रेनेज हो सकती है, बार बार रियकरिंग उसको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो इम्पेयर्ड हो सकता है यानी कि ख़राब हो सकता है, ठीक है। जो उसकी सेंस ऑफ स्मेल है वो भी लॉस हो सकती है, ठीक है। सो ये जो सर्जरी होती है हम बेसिकली जो ब्लॉकेजेस होती है नेज़ल के अंदर उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। और इस सर्जरी को परफॉर्म कौन करते हैं? ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं, जो कि ENT जो डॉक्टर्स हम लोग बोलते हैं ना ईयर नोज और थ्रोट के, तो उनको ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो वो इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आई होप you liked the video. So if you have any query regarding this video, please feel free to post down your comment in comment box, okay, and I will also mention my Insta handle on the screen somewhere, so you can follow me there also or DM me for notes, okay. Thanks for watching.